प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं। हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, आपका एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जैसे जीडी है, सीएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीपीओ हुआ, या फिर रेलवे से रिलेटेड अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा फ्रेंच का संबंध जैसे फ्रांस से है वैसे ही डच का संबंध यहाँ पर किससे होगा। फ्रेंच और फ्रांस, फ्रांस तो आपको पता चल गया कि ये एक कंट्री है, ये एक देश है, ठीक है। लेकिन फ्रेंच क्या है दोस्तों, वहाँ की ये भाषा है। फ्रांस की भाषा जैसे इंडिया की भाषा हिंदी मानी जाती है, वैसे ही फ्रांस की भाषा फ्रेंच होती है। तो उस हिसाब से ये डच जो हो गई, ये लैंग्वेज हो गई, भाषा हो गई। अब हमें ये बताना है कि ये डच किस देश की भाषा है। हॉलैंड, फिजी, स्वीडन, नॉर्वे। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज कुछ ही देशों की नॉलेज है कि इस देश की ये भाषा है, इस देश की, लेकिन हर देश की तो नॉलेज होगी नहीं कि इस देश की ये भाषा है। तो इसको मैं बता देता हूँ, हॉलैंड की भाषा क्या होती है, डच होती है। क्लियर हो गई। तो जिसका आंसर आप लोगों को आता रहेगा कमेंट करते रहिएगा, बाकी तो हम हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विपुल जो है हंस से लंबा है। लार्ज स्मॉल में बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे उम्र में बड़े छोटे, मोटे पतले, लंबे नाटे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में लेस देन और ग्रेटर देन इन चिन्हों का यूज़ करते हैं, ग्रेटर और लेस का। इस चिन्ह का यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ये थोड़ा सा फुहड़ भी नहीं लगेगा और बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि विपुल हंस से लंबा है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं करूँगा क्या, मैं बनाऊँगा विपुल और इस तरीके से ग्रेटर का चिन्ह बनाऊँगा और हंस लिख दूँगा। यानी इससे ये पता चल गया विपुल बड़ा है हंस से। तो यहाँ पर चूंकि लंबे की बात है तो इसको हम लंबा ही समझेंगे। क्या समझेंगे कि विपुल लंबा है हंस से। आगे कह रहा है कि हंस आनंद से लंबा है। अब ये हंस किससे ग्रेटर है, किससे लंबा है, आनंद से। तो मैं यहाँ पर आनंद लिख दूंगा। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे कह रहा आलोक अशोक से लंबा है। अब आलोक अशोक से लंबा कह रहा है, तो इन तीनों में ना कोई आलोक है ना अशोक है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग बना लेंगे, फिर बाद में जोड़ने की कोशिश करेंगे। कड़ियाँ तो जुड़ेंगी हर हाल में जुड़ेंगी, तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या कह रहा है, आलोक जो है किससे लंबा है, अशोक से लंबा है। चलिए बात सही है, ये भी मैं लिख देता। आगे आप क्या कह रहे हैं, अशोक हंस से लंबा है। मैंने क्या कहा, कड़ियाँ जुड़ेंगी। अब यहाँ पर दोस्तों इस अशोक को बता रहा है कि ये जो है हंस से लंबा है। अब यहाँ पर कोई जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर रखूँगा। क्यों मैं यहाँ पर रखा, क्यों मैं विपुल के यहाँ बीच में नहीं रख सका, यहाँ पर भी तो रखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ नहीं वो कह रहा है कि विपुल से लंबा है कि नाटा है, बस ये कह दिया कि हंस से लंबा है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। अगर विपुल से लंबा या नाटा कहा होता तो उस हिसाब से हम अशोक को सेट कर पाते, लेकिन नहीं कहा तो मैंने इसको अलग से दिखा दिया अशोक। अब यहाँ पर चूंकि आलोक भी अशोक से लंबा है तो मैं आलोक को यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, आलोक को यहाँ पर दिखा दूंगा कि अशोक से लंबा है। अब कह रहा है कि बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। अब देखिए यही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन होता है, इसको कराने का मेरा मकसद यही था। अब यहाँ पर जैसे विपुल कह रहा है कि हंस से लंबा है, यहाँ पर कह रहा है कि अशोक हंस से लंबा है, और ये भी कह रहा है कि अशोक जो है आलोक से लंबा है। अब क्वेश्चन में विपुल या आलोक में या अशोक विपुल में कोई रिलेशन नहीं दिखाया है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि विपुल सबसे लंबा हो सकता है कि आलोक सबसे लंबा हो, इन्हीं दोनों में कोई एक होंगे लंबे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आलोक को बताएं कि विपुल को बताएं। ये जब कन्फ्यूज़न खड़ी हो जाए तो हमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन चुनेंगे, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आलोक और विपुल में कोई भी संबंध दे दिया होता छोटा नाटा का, तो उस कंडीशन में हम इसका आंसर सटीक निकाल सकते थे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई, तो इस तरीके से ऑप्शन में टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे, बस एक ट्रिक से, यही ट्रिक हमारी काफ़ी है। इस तरीके का हो, जैसे इसमें और भी बहुत सारी रेखाएं से खींची हो, इस तरीके का अगर आकृति देके त्रिभुज की संख्या पूछे तो नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 और सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 है तो इसमें 10 त्रिभुज हो गए। बस इस ट्रिक से ही हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब आप देखते जाइए, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन की तरफ नज़र रहेगी तो आप आधे क्वेश्चन में ही इसका आंसर ला देंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 2 वाला है, यानी इसमें 3 हो गए। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये भी आपका क्या है, वही है 3 वाला। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं हम इसके, यहाँ पर देखिए ये आपका है, ये भी आपका 3 वाला है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी आपका क्या है, 3 वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपका देखिए इसमें कितनी रेखाएं, 1 2 3 रेखाएं, 3 रेखाओं वाला ये है। देखिए 3 रेखाओं वाला है ना, देखिए 1 2 3 4 नंबर तक जाएगा, तो इसमें कितने हैं, अभी काउंट किए 10 हैं, 10 हो गए। अब यहाँ पर देखिए एक सिंगल ये वाला, एक तो सिंगल, देखिए ये आपका ये, अभी और भी त्रिभुज है, ये मत सोचिएगा कि नहीं है, बस ऊपर ऊपर पहले इसको काउंट कर लीजिए, उसके बाद साफ करने के बाद कुछ ढूंढेंगे।
तो यहाँ पे 10 हो गया, ये 3 3 6 3 9 3 12, 12 10 22, 22 1 23 1 24, 25 अदू 25 कितना हुआ, फिर से काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 10 22 1 23 1 24, यहाँ तक तो आपने 24 काउंट कर लिया, कितना 24। तो दोस्तों और बाकी पहले ऑप्शन की तरफ मैंने क्यों नज़र करने के लिए कहा, देखिए 20 से ज़्यादा होगा, 20 से ज़्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जो कि 35, इस पर आप टिक लगा करके टाइम बचाइए, क्यों फिर उसमें आप ताक झाक करेंगे। जब आपका काम इतने ही से चल जा रहा है तो फिर टाइम जितना हो सके एग्जाम में टाइम बचाना है दोस्तों। बस हाँ, ट्रिक लॉजिक कंसेप्ट हर चीज़ को समझ करके लेकिन चलना है, ठीक है। जहाँ पर जैसे हो सके वैसे निपटा दीजिए उस क्वेश्चन को और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में से भिन्न पद चुनिए। यहाँ पर कह रहा है C2Z F5Y 18X नहीं है, ये I8YX लिखा हुआ है, L11W P15V। तो इसमें से विषम पद चुनने का मतलब ये है इसमें कि हमें ऐसा चुनना है कि जो सीरीज से अलग हो, ग्रुप से अलग हो, जात से अलग हो, इस तरीके का हमें चुनना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको पहले को चुन लेते हैं, जैसे एक एक को उठाएंगे, जैसे CF इसका पहला I, इसका पहला L, इसका पहला P, तो CFILP। चलिए हो सकता है पहले ही से हमें पता चल जाए, नहीं पता चलेगा तो दूसरे से ट्राई करेंगे। यहाँ पर नंबरिंग पहले कर दीजिए, 3 6, I का 9, L का 12, P का 16। देखिए नंबरिंग आपको आती है कि नहीं आती है, 1 से लेकर के 26 तक याद होनी चाहिए, A to Z, ठीक है। ये तो याद होने चाहिए, उल्टे क्रम भी याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 3 से 6 बना +3 हुआ, 6 से 9 बना +3 हुआ, 9 से 12 बना +3 हुआ, 12 से 16 बना +4। यहीं पे मिस्टेक हो गई, ये आपका 16 ना हो करके कितना होना चाहिए था, 15 होना चाहिए, तब ना उससे 3 3 वाली सीरीज बनती। तो इससे ये पता चल गया हमारा, एक ही बार में पता चल गया, हमें अन्य में कोई ट्रिक अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि P15V इस ग्रुप से हट करके है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ओपन डाइस का है। जो मिठाई का डब्बा होता है जिस तरीके से पैक किया जाता है, समझ लीजिए ये मिठाई का डब्बा है खुला हुआ, ठीक है। उसको हम फिर पैक करते हैं, बनाते हैं बॉक्स के आकार का, तो वही फिर बॉक्स बना हुआ है ये नीचे वाला। तो वही पूछ रहा है इस बॉक्स को अगर हम ओपन बॉक्स है, इसको हम अगर बंद करके बॉक्स बनाएं तो वो किस टाइप की डाइस की नुमा ये बनेगा, यानी 6 फेस बनेगा हर हाल में। तो ये कैसे 6 फेस बनेगा वही हमें क्या करना है देखना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ब्लैक वाले को इस ब्लैक वाले से टच करेंगे तो ऐसा ब्लैक बनेगा ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्लियर होगी बात। अब चलिए ये तो ठीक है ऐसा बनेगा, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये जो हिस्सा है जब बंद करेंगे ये वाला हिस्सा, तो इस ब्लैक वाले के अपोजिट ये सर्किल वाला जाएगा कि नहीं, उसके नीचे होगा। ऐसे बंद करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे बंद किया, ऐसे बंद किया, ऐसे बंद किया, ऐसे बंद किया, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये नीचे वाला हिस्सा बन जाएगा उसके, तो ये इसके बगल में आएगा नहीं, इसके नीचे ना जाएगा ब्लैक वाले के ये सर्किल, तो ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, ये चारों तरफ वाइट दिया हुआ, अगर हम वाइट की तरफ ध्यान दें तो वाइट को जब हम बंद करेंगे तो ये एक सीरियल क्रम में जाएगा, न कि एक यहाँ पे आ जाएगा। वाइट को बंद करेंगे तो ये वाइट है, तो ये वाइट है, तो इसके पीछे वाला वाइट होगा और उसके नीचे वाला, और यहाँ पे एक सर्किल वाला होगा और पीछे ब्लैक वाला होना चाहिए। इस तरीके की कंडीशन बननी चाहिए, जो कि ये भी इसको गलत साबित कर दे रहा है। तो बच्चा कौन, आँख बंद करके सिर्फ टिक लगा दीजिए, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए ये वाइट है, ये वाइट है, इसके बगल वाला वाइट, इसके नीचे वाला, ये सर्किल है तो इसके पीछे वाला ब्लैक वाला होगा, बस हो गया। आंसर आपका 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 छात्रों की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। ऊपर से कहे, नीचे से कहे, दाएं से कहे, बाएं से कहे, हर ट्रिक एक ही, मतलब अलग ट्रिक नहीं काम करती, एक ही ट्रिक काम करेगी। क्या कह रहा है 42 छात्रों की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से, तो ऊपर ही वाला ट्रिक लगाते हैं, क्या जो होते दाएं बाएं वाले की। 42 छात्रों की कक्षा है, ठीक है, 42 छात्र हैं, उसमें कह रहे सुधा का जो नंबर है ऊपर से चौथा है, 16वां है, तो कह रहा है कि अंत से क्रम या नीचे से कह सकते हैं क्रम उसका चौथा होगा, किसका, सुधा का। तो देखिए टोटल छात्र जो दिए उसको लिखिए, एक तरफ से नीचे से ऊपर से दे, दाएं से दे, बाएं से दे, उस क्रम को इसमें से घटा करके एक जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही है इसकी ट्रिक और कुछ है नहीं। तो इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का मतलब 6 हो जाएगा, और ये आपका 3 का मतलब 2, 26 + 1 = 27। ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कह रहा है राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा कि उसके पिता मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। क्या कह रहा है, देखिए इसमें कड़ियाँ पहले जोड़ते हैं, जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं वो समझ गए होंगे, उसका वो बच्चे तो तुरंत पहले इसका आंसर कमेंट कर दें। कह रहे राधिका का परिचय देते हुए, किसका, राधिका का, इसका परिचय दे रहे हैं, राधिका का। राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, इसने कहा बलराम ने, इस तरीके से मैंने तीर इंडिकेट कर दी कि राधिका का ये परिचय दे रहा है। उसके पिताजी यानी इसके राधिका के पिताजी की बात कर रहा है, राधिका जी के पिताजी
मेरे पिताजी के, यानी कि इस बलराम के पिताजी के क्या है, इकलौते पुत्र हैं, यानी एक ही पुत्र हैं। क्या कह रहा है कि बलराम के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं राधिका के पिताजी। तो कह रहा है बलराम का राधिका से क्या संबंध है, यानी बलराम इस राधिका का क्या लगेगा। अब ये बताइए मुझको। देखिए पहले इस तरीके से आप कड़ियाँ जोड़ लीजिए। कड़ियाँ जोड़ने के बाद आप किसी एक कैरेक्टर में घुट जाइए, या बलराम के या राधिका के जो मेन कैरेक्टर है। मान लीजिए सपोज कीजिए आप बलराम हैं, आपके जो पिताजी होंगे उनका जो इकलौता पुत्र होगा वो कौन होगा, पहले ये मुझको बताइए। आपके पिताजी का जो इकलौता पुत्र खुद ये बलराम ही तो होगा, और कौन होगा। आपके पिताजी का इकलौता पुत्र आप खुद ही होंगे, जब इकलौते पुत्र है तो आप ही ना होंगे, तो वही बलराम होगा। यानी जो ये पिताजी का रोल निभाएगा ये बलराम निभाएगा, और वही राधिका के पिताजी हैं, तो बलराम राधिका का पिता हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एनोलॉजी का कह रहा है कि 3 का संबंध जैसे 12 से 5 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। 3 से 12 बनाना इतना आसान है, किसी संख्या से कोई संख्या बनाना उतना आसान नहीं। आप कहेंगे 3 में 4 का गुणा कीजिए 12 बन जाएगा, तो आप जानते हैं कि जो ट्रिक पहले पे अप्लाई करेंगे सेम वही दूसरे पे है, अलग थलग नहीं। तो इसमें भी हम 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी ट्रिक फेल हो गई। तो फिर नेक्स्ट ट्रिक हम ये अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 होगा, 9 में 3 ही जोड़ने पर 12 होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, फिर इसी 3 को ला करके जोड़ा। तो ऐसे ही मैं 5 का स्क्वायर करूँगा और फिर इसी 5 को ला करके इसमें ऐड भी करूँगा, तो 50 25 5 30 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ दम नहीं होता है, तो फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए समझ में आ रहा है कुछ। कह रहा है दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख का परीक्षण कर लेना है। क्या कर रहा है, जो ये त्रिभुज है जो व्यक्ति चाय पीते हैं उनको दर्शा रहा है। ये जो सर्किल है जो व्यक्ति काफ़ी पीते हैं उनको दर्शा रहा है। ये जो आयत है जो व्यक्ति जूस पीते हैं उनको दर्शा रहा है। तो कह रहा है इसका अध्ययन कर लिया आपने, यानी कि ये जो सर्किल में बंदे होंगे वो क्या रहे होंगे, वो व्यक्ति काफ़ी पी रहे होंगे। ये जो त्रिभुज वाले बंदे होंगे वो व्यक्ति चाय पी रहे होंगे, और ये आयत वाले व्यक्ति होंगे वो जूस पी रहे होंगे। और जो मतलब इनसे दो कॉमन में घिरे होंगे, जैसे आयत सर्किल में घिरे होंगे, उस हिसाब से वो जूस और जो है काफ़ी पी रहे होंगे। जो आपका ये त्रिभुज आयत सर्किल सब में हो तो वो चाय भी पीते हैं, काफ़ी भी पीते हैं, जूस पीते हैं। इस तरीके से इसको समझाया जाता है, यानी जो कॉमन होंगे जिस में आएंगे वो चीज़ वो यूज़ करते होंगे, बस इतना समझिए। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कितने व्यक्ति केवल काफ़ी पीते हैं। तो काफ़ी पीने वाला डायग्राम कौन है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। काफ़ी पीने वाला डायग्राम ये सर्किल वाला है, तो हम क्या करेंगे, पहले सर्किल को घेर लेते हैं, सर्किल को। अब इसमें सर्किल में ये कह रहा है केवल काफ़ी पीने वाले व्यक्ति, तो जो ये आयत वाला हिस्सा है इसको तो हम निकाल देंगे, आयत वाले क्योंकि वो हिस्सा ये आ जाएगा कि जो व्यक्ति काफ़ी तो पीते हैं साथ साथ वो जो है जूस भी पीते हैं। तो ये जूस तो नहीं पीना है, सिर्फ काफ़ी पीने वाले का पूछ रहा है, इसको ख़त्म कीजिए सर्किल के अंदर। अब ये 15 नंबर जो है वो त्रिभुज में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है, सर्किल, यानी ये व्यक्ति चाय काफ़ी जूस तीनों पीने वाला है, तो हमें तो सिर्फ काफ़ी पीने वाला चाहिए। अब ये त्रिभुज और इसमें आ रहा है तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, चाय और जो है काफ़ी पीने वाला होगा, इसको भी ख़त्म कीजिए। अब सिर्फ सर्किल में जो व्यक्ति है उसी को हम चुनेंगे। 20 और 25 दिख रहा है, 20 और 25, 20 और 25 दिख रहा है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 45 जो व्यक्ति होंगे वो केवल काफ़ी पीने वाले हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग करे। यदि मंकी को ये लिखा जाता है, जेब्रा को ये लिखा जाता है, तो डियर को क्या लिखा जाएगा। तो देख लीजिए कौन सी ट्रिक लगी हुई है। इसमें नंबर का खेल है, नंबरिंग अभी कर देते हैं फटाफट। मंकी हो गया और ये आपका OQPMGA, ठीक है। तो मंकी को हम नंबरिंग करेंगे तो M 13 पे होता है, O 15 पे होता है, N 14 पे होता है, K 11 पे होता है, E 5 पे होता है, Y 25 पे होता है। नंबरिंग इसकी करेंगे, क्या बना है, O से 15, Q 17, P 16, M 13, G 7, A 1। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस क्रम में ये बढ़े घटे हैं। जैसे M से O बन रहा है, 13 से 15 हो रहा है, आप कहेंगे +2 हो रहा है। O आपका है 15, Q 17, यहाँ पर भी +2, N 14, P 16, यहाँ पर भी +2, K 11, M 13, यहाँ पर भी +2, E 5, G 7, यहाँ पर भी +2, Y 25, A 1, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी +2 ही हुआ है। 25 में 2 प्लस करेंगे 27 हो जाएगा। जब भी देखिए अल्फ़ाबेट A to Z 1 से 26 तक होता है, तो 27 में नंबर आ ही नहीं सकता। जब भी 26 से ज़्यादा नंबर आए तो उसको में से 26 को घटा दीजिए, फिर जो घटाने पे नंबर आएगा वही आपका ऑर्डर बन जाएगा। तो अब एक देखिए यहाँ पे 1 आ गया 2 जोड़ने पर। चलिए यही काम यहाँ जेब्रा में भी चेक कर लेते हैं। जैसे Z 26 पे होता है, E आपका 5 पे, B 2 पे, R 18 पे, A 1 पे। इसके बदले बना क्या है, B 2, G 7, D 4, T 20 और C 3। अब देखिए 26 था, 2 हो गया, +2 हुआ,
5 था 7 हो गया प्लस 2 हुआ, यहाँ पर क्या 2 था 4 हो गया प्लस 2 हुआ, यहाँ पर क्या 18 था 20 हो गया प्लस 2 हुआ, 1 था 3 हो गया प्लस 2, यहाँ पर भी सारी वही है प्लस 2 वाली। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर आप लोगों के लिए कमेंट कीजिए। बस यही आपको क्या करना है, 2 प्लस वाला ऑर्डर बना लेना है, पहले इसकी नंबरिंग कीजिए प्लस 2 2 करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ आप लोग भी कमेंट करते रहिए। कह रहा है कि 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था, तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। किसको कह रहा है, 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था, कौन सा दिन था, गुरुवार। तो कह रहा है कि 6 अप्रैल 2024 को कौन सा, बहुत आसान सेकेंडों का क्वेश्चन कह सकते हैं विदाउट पेन और पेपर वाला। देखिए जब भी सेम डेट सेम महीना हो, सिर्फ साल में एक का अंतर हो, तो उस दिन में एक जोड़ देंगे, गुरुवार में एक जोड़ देंगे, शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन अभी रुकिए, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, अभी आंसर नहीं हुआ। एक चीज़ और समझिए इसमें, अगर दोस्तों लीप ईयर उसमें शामिल हो जाए तो यहाँ पर 1 प्लस करने के बजाय 2 प्लस करेंगे। लीप ईयर शामिल हो, साथ साथ फरवरी क्रॉस करे। जैसे 2023 तो लीप ईयर है नहीं, लेकिन 2024 तो लीप ईयर है। जो 4 से या 400 से कट जाता है वही तो लीप ईयर होता है। 4 से काटिए कट रहा है, तो ये लीप ईयर है 2024। तो 2024 जब लीप ईयर है, साथ साथ 6 अप्रैल की बात हो रही है, यानी फरवरी पूरा क्रॉस कर रहा है। फरवरी क्रॉस करके 1 मार्च में घुसेंगे तब जाके ये नियम लगेगा। अगर फरवरी क्रॉस नहीं है, लीप ईयर रहेगा, तब भी हम 2 नहीं 1 ही ऐड करेंगे। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फरवरी ही 29 की हो जाती है। यही 365 दिन की वजह 366 दिन बना जाती है। फरवरी क्या होती है लीप ईयर में, 29 की हो जाती है, 29 दिन की। उसकी वजह से हम इसमें एक एक्स्ट्रा, यानी कि अगर नॉर्मल ईयर रहता, जैसे 2022 से 2023 की बात होती तो सिर्फ 1 जोड़ते, लेकिन 2023 से जब 2024 में घुसते हैं, 2024 हो गया लीप ईयर, इसकी वजह से यहाँ पर गुरुवार में 2 जोड़ देंगे, तो शुक्रवार के वजह से शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नॉर्मल ईयर में 1 जोड़ेंगे, लीप ईयर अगर है और साथ साथ फरवरी पूरी क्रॉस कर रही है, फरवरी पूरी शामिल होकर के मार्च में घुस रहे हैं, तब जा करके 2 जोड़ेंगे। इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो लीप ईयर की बात हो रही है तो जनवरी भी आ गई, तब भी आप जोड़ देंगे, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी संख्या। अगर आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद है तो इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और याद होना भी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो दोस्तों हमेशा आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक का क्यूब याद हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको याद रहता तो आप कहते कि 361 जो है 19 का स्क्वायर होता है। अगर आपको याद होता तो कहते 289 17 का स्क्वायर होता है। अगर आपको याद होता कहते कि 169 13 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर मिसिंग संख्या हमें निकालनी है और 49 आपका 7 का स्क्वायर, क्योंकि हमें यही तो कंसेप्ट समझना है कि आखिर ये बना क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, किस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ा क्या हो रहा है, तो वही चीज़ हमें समझना। अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे इसमें लॉजिक। यहाँ पर 19 से के बाद 17 आया, 17 के बाद 13 आया। आप कहेंगे कि चलिए 19 के बाद 17 आया यानी -2 हुआ, 17 के बाद 13 है -4 हुआ, उसके बाद क्या हुआ होगा, अगर -2 हुआ -4 हुआ तो -6 हुआ होगा, यानी फिर -8 होगा तो 7 आएगा। -6 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर 7 आ जाएगा। तो ये तो सेट नहीं हो रहा है, कुछ और सोचते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, क्या बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिस करें, खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने से दिमाग माइंड स्ट्रांग होता है। ये मत सोचिएगा कि बेकार होता है, नहीं। जितना ज़्यादा दिमाग खर्चा करेंगे पढ़ाई में, उतना ही फिजूल चीज़ में दिमाग खर्चा करेंगे तो दिमाग खराब होगा। अच्छी चीज़ों में दिमाग खर्चा करेंगे तो वो बढ़ेगा। एजुकेशन में कहते हैं ना, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको खर्च करने से बढ़ती है और पैसा खर्च करने से घटता है। अब यहाँ पर दोस्तों 19 है, 17 है, 13 है, इस पे आप फोकस कीजिए। ये सारी चीज़ें अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या समझ में आ रही है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। तो 19 के पीछे वाली 17 अभाज्य संख्या, 17 से पहले वाली 13 अभाज्य संख्या, 13 से पहले वाली जो होती है वो 11 होती है अभाज्य संख्या, और 11 से पहले वाली 7 होती है। इस तरीके से क्रम में दिया हुआ है। तो हमें 11 का स्क्वायर निकाल करके ही यहाँ पे 121 रख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी का अर्थ 25, बी सी का अर्थ 57, बी डी का अर्थ 58 है तो सी ए डी बी का अर्थ क्या होगा। क्या कह रहा है, ए बी का अर्थ क्या कह रहा है 25 है, और क्या कह रहा है बी सी का, इसी लाइन में लिखूंगा ताकि आपको अच्छी से समझ में आए। बी सी का अर्थ कह रहा है 57 है, और बी डी का अर्थ क्या कह रहा है 58 है। तो कह रहा है कि सी ए डी बी
का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि CADB का अर्थ क्या होगा। तो हमें सिंपल सा रूल है, बस कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा समझ लीजिए, इसका आंसर अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर AB बराबर 25 लिखा है ना, तो अब यहाँ पर नीचे BC बराबर 57 लिखा है। अब इन दोनों, मान लीजिए कि समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब पहले और दूसरे समीकरण में देखेंगे लेफ्ट साइड कॉमन क्या, आप कहें B इधर कॉमन है, B इधर कॉमन है, और राइट साइड अब देखेंगे कि संख्या में अंक कौन से कॉमन है। यहाँ पर देखिए 5 कॉमन है, 5 कॉमन, यानी B के लिए 5 का यूज़ किया गया, तो B की जगह हम 5 लिख देंगे, काम खत्म। अब यहाँ पर बचा A, तो A के लिए 2 का यूज़ किया होगा, 2 लिख दीजिए। यहाँ पे बचा C के लिए 7 का यूज़ किया गया, 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पर B के लिए जब 5 का यूज़ हो गया तो D के लिए 8 का हो गया। आपका आंसर आ चुका है, सेकेंडों का काम था। 72, 85, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों संख्या कौन सी होगी। पजल वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा बच्चों को, कि वो समझ नहीं पाते कि हम लॉजिक इधर ढूंढे कि इधर ढूंढे। यही सबसे ज़्यादा पजल वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, और कोई दिक्कत नहीं होती, वरना तुरंत लॉजिक पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे मिसिंग संख्या गायब है, पहले तो वहाँ पे ट्राई कीजिए ढूंढने की, और दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं दिखें वहाँ पे ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर बड़ी संख्या दिख नहीं रही है, 3, 4, 5 यही सारी संख्याएं दिख रही हैं, तो हम जो है उस तरफ तो बढ़ नहीं सकते, तो बची हुई है मिसिंग संख्या। मिसिंग संख्या यहाँ पर है, तो हम लॉजिक ऐसे ढूंढेंगे, जैसे ये पूरा हिस्सा आपका होगा, ये 5 बनाएगा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा होगा जो कि 3 बनाया होगा, ये पूरा हिस्सा होगा जो कि आपका क्या बनाया होगा, 1 बनाया होगा, तो ये पूरा हिस्सा उसी लॉजिक से मिसिंग संख्या बनाया होगा। अगर यहाँ पर देखते हैं कि 1, 0, 1 और 3, 4 आ रहा है जोड़ने पर, बात नहीं बन रही है, बात बन रही है। अब 5 और कैसे बना सकते हैं, 1 जोड़ करके 5 बना दीजिए। अगर ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो दूसरे में 2, 2, 4, 2, 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, 3 आ रहा है। मामला सेट नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं, एक और तरीका है इसको सेट करने का, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको सेट करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सेट करना है मैं बता, एक काम करते हैं 9 लीजिए, 9 एक कॉमन संख्या मान लीजिए अपने दिमाग में अपनी तरफ से, और बाकी इन संख्याओं को जैसे 1, 0 इन सबको जोड़ दीजिए। 1, 0, 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 इसमें से घटा दीजिए 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 हमने ला दिया ये वाला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी जोड़ लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6। अब इसको भी 9 में से 6 को घटा दीजिए, 3 आ गया, देखिए ये 3 आ गया। इसी तरीके से 3, 2, 5, 3, 8, 9 में से 8 को घटा दीजिए, 1 आ गया, देखिए आ गया। यानी सबको 9 में से घटाना है सारी संख्या। तो यहाँ पर भी वही काम, 5, 3, 8, 8, 1, 9, यानी 9 - 9 बराबर 0। यहाँ पे जो आएगी वो संख्या कौन सी होगी, वो 0 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ चीज़ें जब प्रैक्टिस किए रहते हैं तो आपको मालूम होती है, क्योंकि वहाँ पे सारी ट्रिकें फेल हो जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप सोच ही नहीं सकते थे कि 9 में से घटाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, खुद से कीजिए, यूट्यूब पर ज़्यादा मत देखिए, बस काम भर देखिए, खुद जितना देखिए खुद से प्रैक्टिस करने की भी कोशिश कीजिए। 10 क्वेश्चन देखते हैं तो 50 क्वेश्चन खुद से कीजिए, तब जाकर के स्पीड भी बनेगी और समझ में भी आएगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा मानव है, स्त्रियाँ हैं, लड़कियाँ हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मानव, स्त्रियाँ, लड़कियाँ, 3 ठो नाम है, 3 ठो सर्किल ले लीजिए। 3 ठो सर्किल लेने के बाद हम क्या करेंगे, मानव हो जाएगा ये आपका स्त्री हो जाएगी, ये आपकी लड़की हो जाएगी। अब इनमें परस्पर रिलेशन देखेंगे, इसमें रिलेशन क्या होता है। चलिए रिलेशन देख लेते हैं। अब बताइए मुझको मानव और स्त्री में क्या रिलेशन है। आप कहेंगे कि जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं वो सभी मानव हैं। इसी तरीके से जो आपकी स्त्रियाँ हैं, लड़कियों में क्या से जितनी लड़कियाँ होती हैं सभी स्त्रियाँ होती हैं। यानी इस तरीके से कह सकते हैं जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सभी की सभी स्त्रियाँ होती हैं, ठीक है। और जितनी स्त्रियाँ हैं वो सभी की सभी मानव होती हैं, जानवर तो होती नहीं है, मानव ही होती है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है। हमें इनमें रिलेशन ही देखना रहता है, किस टाइप का, कम है तो कम वाला, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला, पूरा है तो पूरा वाला, आधा है तो आधा वाला। जिस तरीके का रिलेशन रहेगा उसी तरीके का डायग्राम हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई दम उम नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। करें निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखिए अब तक संख्या गायब थी, यहाँ पर शब्द ही गायब कर दिया। जैसे यहाँ पर पत्ता है, कैटरपिलर है, यहाँ पर मेढक है, ठीक है। तो कह रहा है कि पत्ता और कैटरपिलर, कैटरपिलर आप जानते हैं टिड्डा टाइप जो होता है, पतिंगा जिसको कहते हैं, वही कैटरपिलर होता है। तो अब यहाँ पर पत्ता और कैटरपिलर में होता क्या संबंध, तब ना आगे पढ़ेंगे मेढक। तो कैटरपिलर जो होता है वो पत्ता खाता है, कौन, पत्ता, ठीक है। और यानी कि ये जो टिड्डे टाइप होते हैं, कीट पतंगे जिसको कहते हैं, वो जो होते हैं वो पत्ते खाते हैं, और इन पतंगों को क्या करता है, मेढक खाता है। अब मेढक को कौन खाता है, बस वहीं आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिसिंग संख्या पे। यानी वो एक दूसरे को खाता हुआ ये क्रम है, एक दूसरे को, पत्ते को कैटरपिलर खाता है, कैटरपिलर को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पहले इसको कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद निष्कर्ष पे उसको मिलाएंगे और निष्कर्ष देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत।
पहले कथन पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई समुद्र आकाश नहीं है, कोई समुद्र। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा सर्किल समुद्र का और एक बनाऊंगा मैं आकाश का। तो ये क्या कह रहा है कि कोई समुद्र आकाश नहीं है, तो मैं समुद्र और आकाश का कोई मिलन नहीं करूंगा, क्योंकि साफ कह रहा है कि कोई समुद्र आकाश नहीं है। आगे कह रहा है कुछ आकाश पतंगे हैं, कुछ आकाश पतंग कह रहा है, कुछ आकाश की बात कर रहा है, तो कुछ ही आकाश मैं लूंगा और यही कह रहा है कि पतंगे हैं। क्या कह रहा है, पतंगे हैं। आगे कह रहा है कि सभी पतंगे बैलून हैं। अब सभी पतंगों को कह रहा है कि बैलून, सभी पतंगों को मैं क्या करूंगा, बैलून के अंदर डाल दूंगा। जैसे कहेगा कुछ कुछ डालूंगा, पूरा पूरा हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि सभी पतंगे बैलून है, तो सभी पतंगों को मैंने बैलून के अंदर डाल दिया। बात समझ में आ गई। इस तरीके का कुछ डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष से मिलाएंगे। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष कर रहा है कुछ बैलून समुद्र हैं, कुछ बैलून समुद्र हैं। यहाँ पे बैलून है, समुद्र यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं, ना कथन में कुछ कहा है, ना ही निष्कर्ष से कोई मैच डायग्राम का कर रहा है। तो इसको तो आंख बंद करके आप गलत काट देंगे। कोई मिल रहा है, कुछ नहीं है। आगे कह रहा है सभी बैलून के आकाश होने की संभावना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर जब कहा कि कुछ सभी पतंगे बैलून है, इस तरीके से जब उसने कहा तो मैंने क्या किया, सभी पतंगों को बैलून के अंदर डाल दिया। अब बैलून के अंदर सभी पतंगों को डालने के कारण आकाश का ये जो हिस्सा है इतना, वो भी बैलून के अंदर, यानी कुछ आकाश का हिस्सा बैलून के अंदर चला गया। तो अगर ये कहता निष्कर्ष में कि कुछ बैलून आकाश है या कुछ आकाश बैलून है, तो उसको तो आप कहते बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि डायग्राम से भी लग रहा है कुछ आकाश बैलून है या कुछ बैलून आकाश है, कह सकता। लेकिन ये कह रहा है कि सभी बैलून के आकाश होने की संभावना है। हाँ, ये भी सही होगा। जब संभावना वाली ये चीज़ लगा देगा और कुछ मिला हुआ रहेगा, एकदम नहीं मिला है, अलग होता, जैसे यहाँ पे कुछ समुद्र के आकाश होने की संभावना है, तो वहाँ पे नहीं ये चीज़ बनती। लेकिन यहाँ पे कुछ मिला हुआ है, तो यहाँ पे ये स्थिति बन जाएगी। संभावना लगा देगा, वो लगेगा गलत है लेकिन फिर भी सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष 2, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पर ये बना है, कार्टून टाइप कुछ बना रहा है। जैसे ये कार्टून है, पहली आकृति में ये है और दूसरी आकृति में ये है, तीसरी आकृति ऐसी हो गई, तो चौथी आकृति पूछ रहा है कि कैसी होगी। ये उत्तर आकृति प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति से चुन करके रखना है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीज़ों पे। क्या ध्यान देना है, जैसे पहली आकृति में सपोज कीजिए सर है, ये पैर है, ये हाथ है इसका, ठीक है। तो पहली आकृति में अगर ध्यान देंगे तो पहली आकृति में इसके हाथ का, ये जो हाथ पे फोकस कीजिए, ये हाथ का एंगल एक इधर था एक इधर है, ठीक है कि नहीं है। दूसरी आकृति में क्या किया, इस हाथ पे ही फिर फोकस कीजिए, इसको पूरा कर दिया है दोनों तरफ का, ठीक है। अब तीसरी आकृति में अगर ध्यान दें, तीसरी आकृति में तो पैर ऐसे था ना, अब तीसरी आकृति में पैर में भी ऐसे बना दिया पूरा ऐसे, ठीक। तो चौथी आकृति क्या होगी, इस अधूरी आकृति को आगे बढ़ा के पूरी कर रहा है। तो थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। ये देखिए हाथ अधूरा था तो पूरा किया, तो ये अधूरा वाला तो होगा ही नहीं। अब इस पहली आकृति पे आते हैं। जैसे इसने हाथ को पहले सही किया था पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में पैर को सही किया, तो तीसरे स्टेप में आँख आ गई। तो ये मुझको तो ठीक लग रहा है। अगर इसके अलावा दूसरी स्टेप पे आते हैं, तो चलिए इसने क्या किया, हाथ को ठीक किया और उसके बाद पैर को ठीक किया, उसके बाद ये मुंह टाइप अजीब किस्म का क्या लगा दिया, ये मुझको तो सही नहीं लग रहा है। आएगी तो आँख ही एकदम पक्का है। अब ये तीसरे में चलते हैं, इसको भी गलत काटिए। तीसरे में चलिए, इसने पैर लगाया, हाथ लगाया और उसके बाद इसने आंखें भी लगा दी और मुंह, लेकिन एक साथ तो एक ही चीज़ न बनेगी, आंख बनेगी। उसके साथ साथ दो चीज़ें क्यों बढ़ा रहा है, जैसे एक बार हाथ सही किया, एक बार पैर सही किया, तो तीसरी बार आंख उसकी सही करेगा और साथ में दो तो कहाँ से सही होगा। तो ऑप्शन 1 परफेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि मुँह लगाया कि आँख, लेकिन आँख ही सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन 1 इज़ द राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा दूरी से रिलेटेड है, इसको भी चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिशा दूरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले उसको पढ़िए और उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि मैं अपने घर से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर पैदल चला। क्या कह रहा है कि मैं अपने घर से, मान लेते कि यहाँ पे उसका होम था, घर था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर किधर है, ऊपर है, ऊपर ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर चला। आगे कह रहा है फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब पश्चिम किधर है, इधर है, तो इधर कह रहा है कि 20 किलोमीटर। थोड़ा सा देखिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे 30 एक आपने पैमाना मान लिया कि मैं इतना चलाऊँ, तो 20 क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा कम चलने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं 20 अब इतना चलूँगा, पश्चिम दिशा थी, इधर पश्चिम की ओर मैं चला। आगे क्या कह रहा है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चला। अब दक्षिण की ओर इधर मुड़ रहा है और 10 ही किलोमीटर चल रहा है, तो मान लेते कि इतना चला, 30 के सापेक्ष और भी कम चलना चाहिए, लेकिन चलिए थोड़ा सा चल लेते हैं, सफाई रहेगी,
अब आगे कह रहा है अंत में पूरब की ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि अंत में पूरब की ओर, पूरब किधर है, इधर है, और 20 किलोमीटर चलने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये 20 था तो ये भी 20 हो जाएगा। जैसे कलर मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये 20 आपने चली दूरी, तो अगर मैं यहाँ से 20 चलूंगा तो इसी लाइन पे तो आगे रुकूंगा, क्योंकि ये 20 था तो ये नीचे वाला 20 बराबर हो जाएगा, तो इस लाइन पे आकर के यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। चलिए अब यहाँ पे आ गए लास्ट में, कह रहा कि ताकि मैं अपने घर से किस दिशा में खड़ा हूँ, घर यहाँ पे है तो दिशा ये हो जाएगी यानी उत्तर दिशा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर इन चारों ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है, सेकेंडों का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक आकृति मिस है, तो दोस्तों ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से आपको रख करके देखना है कौन सी आकृति इसको पूरी करेगी। तो कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए, जो मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।